कि 27 सालों के व्यावसायिक जर्नी और 50 सालों की जीवन की जर्नी को आपके साथ साझा करूं। सब कुछ अपने से करना था। मेरे पिताजी गवर्नमेंट प्रेस में जॉब करते थे, साथ में मेरी पढ़ाई भी सरकारी स्कूल में हुई, जो सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है इसी में पढ़ाई होती थी। और 75 पैसे फीस हुआ करती थी और 8 रुपये जो है मुझे जनरल स्टोर में भी हाथ बटाता था। फिर मेरे बड़े भाई आ गए थे, वो जनरल स्टोर चलाते थे, उनके साथ मैं हाथ बटाता था। उसके साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाता था। नौकरी में क्या होता है, निश्चित होता है परंतु लिमिटेड होता है, और व्यवसाय में क्या होता है, निश्चित कुछ भी नहीं होता परंतु जो भी होता है अनलिमिटेड होता है। मॉनिटर ख़राब हो गया, उस ज़माने में ना सर्विस सेंटर होते थे, ना कोई सुनवाई होती थी, ना टेलीफोन होते थे, ना पेजर, ना एसएमएस। सब धीरे धीरे आने की प्रक्रिया में थे, बट सामान्य स्थिति में नहीं थे। अगर आपको फ़ोन करना है तो वही घंटी वाले फ़ोन से आपको फ़ोन करना होता था। और तकरीबन साल भर तक हम लोग रोज़ ये सोचते थे कि 50 रुपये रोज़ कमा लें तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। डिलीवरी देना, पेमेंट कलेक्ट करना, अगले दिन वापस फिर से सुबह 6 बजे ट्रेन पकड़ना और लखनऊ चले जाना। कि जब एक एक व्यक्ति सक्षम होगा, बेहतर होगा, तभी एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा। तो मेरा उद्देश्य यही है कि हमारे देश के लोग सक्षम बने, इनेबल हों, जिससे कि उनकी रोशनी से हमारा संपूर्ण देश रोशन हो, फिर पूरा विश्व रोशन। दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं जो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देता, हर बिजनेस प्रॉफिट देता है। टाइम इज़ मनी, एवरीवन सेइंग। लेकिन सबसे ज़्यादा वेस्ट क्या करते हैं? पैसा वेस्ट करते तो किसी को ना देखा हमने आज तक। टाइम ही वेस्ट करते हैं। जिनकी 3 लाख 5 लाख सैलरी है वो महीना नहीं पूरा कर पाते, क्रेडिट कार्ड के कर्जों से दबे रहते हैं। और वो 3000 5000 वाला जिसने कोई MBA नहीं किया है, वो अपना परिवार पूरे महीने बिना कर्जे के निपटा लेता है। आजकल के युवाओं में मैं देख रहा हूँ फंडिंग उठा लेने हैं। यार पैसा लोन लेने के लिए या किसी भी तरीके का कर्जा लेने के लिए बिज़नेस नहीं किया जाता। बिज़नेस इसलिए किया जाता है कि आप अपने परिवार के लिए, अपनी टीम के लिए और अंततोगत्वा देश के लिए, देश की GDP की बढ़ोतरी के लिए काम कर सकें। जब आप शांत रहेंगे तो आप जीत की मुद्रा में होंगे, और जब आप गर्म लोहे हो जाएंगे तो कोई भी आपको मोड़ देगा। विश्व को हमेशा से बेहतर संदेश भारत ने ही दिया और आगे भी देगा। और इस बात से बात करें कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, अधर्म की हार हो, धर्म की जीत हो, है ना। और धर्म क्या है? जो लोगों को लोगों से जोड़े। जीवन में यदि आप खेल और पढ़ाई से जुड़े रहेंगे तो ना आप बूढ़े होंगे, ना आप टेक्नोलॉजी में पीछे होंगे, ना आप समाज में पीछे होंगे, ना आपको किसी प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़ेगा। डिप्रेशन में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि किताबें आपकी सबसे अच्छी मित्र। नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु और आपने अक्सर मुझे वीडियोस पर बोलते हुए सुना होगा कि प्रयाग कटक एस्टेट ये जर्नी आज से 27 साल पहले शुरू हुई थी प्रयाग के गल्ला मंडी से। और ये जर्नी वहाँ से शुरू हुई और सिविल लाइंस तक पहुँची, सिविल लाइन से पूर्वांचल होते हुए दिल्ली तक पहुँची और उसके बाद पूरे देश तक। ये जर्नी है उस इंसान की जिसने अपने करियर की शुरुआत बहुत छोटे तबके से आकर करी थी, बहुत छोटे अमाउंट में शुरू करी थी। उसके बाद एक जर्नी जिस पर मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर, एक लेखक के तौर पर, एक स्पोर्ट्समैन के तौर पर, एक सोशल वर्कर के तौर पर तमाम सारे चैप्टर ऐड करे। उस जर्नी के बारे में आज जानेंगे। हमारे साथ हैं शिव शंकर सर। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम है। नमस्कार हिमांशु, थैंक यू सो मच अपने शो पे बुलाने के लिए। सर, हम सबसे पहले तो चाहेंगे कि ऑडियंस को थोड़ा सा परिचय जो मैंने बताया, इन्हीं परिचय से शुरुआत करते हैं कि कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई और आज आप अपने जीवन के 50 साल पूरे करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे, कमेंट में भी आप लोग बोल दीजिए। थैंक यू सो मच। और मैं सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और आज चूंकि मैं 50 वर्ष का हो रहा हूं, एंड टर्निंग 50 मीन्स अ लॉट टू मी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा हिमांशु जी का कि आज उन्होंने मुझे अपने शो पे बुलाया। और मैं कोशिश करूँगा कि 27 सालों के व्यावसायिक जर्नी और 50 सालों की जीवन की जर्नी को आपके साथ साझा करूं, और जिससे कि जो मेरे अनुभव हैं आपके जीवन के लिए कुछ बेहतर मार्ग प्रशस्त कर सकें और मैं स्वयं भी देश के किसी काम आ सकूं। सर, काफ़ी रिसर्च करी हमने, काफ़ी सारे सवाल भी लेके आए, ऑडियंस से भी पूछा कि क्या क्या पूछ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आपके स्टार्टिंग से। अब तो शहर में चाहे रामदल की बात हो, सिविल लाइंस व्यापार मंडल की बात हो, या सोशल कॉज की बात हो, या किसी बड़े इवेंट में पार्टिसिपेशन की बात हो, उसके साथ साथ मोटिवेशन की आपकी जो जर्नी है, आप वीडियोस भी लगातार बना रहे हैं, आप लगातार इवेंट्स पे जाके बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, टीम मैनेजमेंट भी सिखा रहे हैं। तो शुरू करेंगे आपके एकदम स्टार्टिंग के करियर से कि कैसे शुरू हुई ये जर्नी। तो कैसे सर गल्ला बाजार से लेकर सिविल लाइंस तक की जो जर्नी है, पहले इस पर बात करते हैं। इस पे बात करने का अच्छा तरीका है और बात ज़रूर करनी चाहिए
क्योंकि जड़ भी वही है, पैदाइश भी वहीं की है, और वहीं से चीज़ें शुरू हुई, और वही बात आगे भी मुझे कोट करने में अच्छा लगता है कि गल्ला बाज़ार की गलियों से लेके देश भर का सफ़र। तो गल्ला बाज़ार की गलियों में जो हुआ, इस पे सबसे ज़रूरी है मेरे पूज्य माताजी पिताजी को याद करना। हम लोग 1930 में हमारे पेरेंट्स केम फ्रॉम राजस्थान, अलवर राजस्थान। एक रिफ्यूजी जीवन रहा, और ये स्थिति भी रही कि हमारे पिताजी को 4-5 दिन पेड़ के नीचे भी रहना पड़ा, कोई भी छत नहीं थी उनके पास। साथ में मेरे पिताजी एक राष्ट्रवादी व्यक्तित्व थे, और जब 61-62 में भारत चाइना का युद्ध मेरे ख्याल से हो रहा था, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने आह्वान किया था कि हमारे देश के में खाद्यान्न की कमी है, सभी देशवासियों से निवेदन है कि वो एक वक्त ही भोजन करें, जिससे कि हम अपनी सेना को खाद्यान्न भिजवा पाएँ। तो मैं बड़ा अच्छा फील करता हूँ, प्राउड फील करता हूँ, एक राष्ट्रीय मोमेंटम से जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ कि मैं एक ऐसे राष्ट्रवादी पिता का पुत्र हूँ जिन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा किसी बॉर्डर पे जाके, लेकिन उस दौरान जब तक उनका आह्वान था, उन्होंने एक टाइम के बजाय दोनों टाइम भोजन नहीं किया, और वो एक छोटा सा उनका योगदान देश के लिए। मुझे लगता है कि अगर देश के हर व्यक्ति में ऐसा कर्तव्य बोध हो तो बहुत बड़ा योगदान होगा। तो ऐसे पिता की संतान होने के साथ साथ, चूँकि माइग्रेटेड थे, कोई पीछे की पूंजी नहीं था, कुछ भी सब कुछ अपने से करना था। मेरे पिताजी गवर्नमेंट प्रेस में जॉब करते थे, साथ में एक बड़ा परिवार था, करीबन 14 भाई बहन थे हमारे हमारे पिताजी एक्चुअली, और फिर हम लोग 6 भाई बहन थे। तो ऐसी स्थिति में पिताजी बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति थे, और गवर्नमेंट प्रेस की छोटी सी नौकरी थी, तो कभी भी लोअर मिडिल क्लास के जैसा ही जीवन रहता था हमारा। पढ़ाई लिखाई करते थे, फिर आगे के लिए हम लोगों को, मेरी पढ़ाई भी सरकारी स्कूल में हुई, जो सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, इसी में पढ़ाई होती थी, और 75 पैसे फीस हुआ करती थी, और 8 रुपये जो है मुझे वजीफ़ा मिलता था, और पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थे। लेकिन चूँकि अर्थव्यवस्था थोड़ी, जैसे भारत की हमेशा पीछे कमज़ोर रही, अब मजबूत होने लगी, वैसे ही हमारे घर की अर्थव्यवस्था भी थोड़ी कमज़ोर रहती थी। ऑन डिमांड चीज़ें नहीं हो पाती थी, क्योंकि कुछ भी अगर कहते थे तो ठीक है, देखते हैं, करते हैं, है नहीं, ऐसी बातें सुनने को मिलती थी, और जेन्युइन रीज़न था। जैसा मैंने बताया कि पिताजी के ऊपर उनकी बहनों की जिम्मेदारी प्लस मेरी बहनों की जिम्मेदारी, यानी उनकी बेटियों की जिम्मेदारी, उनके बच्चों की जिम्मेदारी, प्लस सर पे छत नहीं थी तो छत का भी इंतजाम करना था। तो उन सारी बातों को देख के हमेशा ये रहता था, और सत्य भी है कि अर्थ बिना सब व्यर्थ। कुछ भी संसार में किसी भी चीज़ को अगर अर्थ देना है तो आपके पास अर्थ होना ज़रूरी है। तो इसलिए था कि कितनी जल्दी हम पिताजी का सहयोग कर पाएँ, और उनकी इस आर्थिक जननी में अपना योगदान भी दे पाएँ। बड़ी इच्छा थी कि हम लोग इंजीनियरिंग करें, बीटेक करें जाकर, समहाउ टेस्ट में नहीं हो पाए तो नहीं कर पाए। साथ में एक काम और करते थे कि चूँकि आर्थिक दिक्कतें रहती थीं, तो जनरल स्टोर हमारे पिताजी चलाते थे पार्ट टाइम। माताजी ने अपनी गवर्नमेंट नौकरी छोड़ी क्योंकि परिवार को संभालना था, नर्स के तौर पे अपॉइंट हुई थी। तो ऐसी संस्कारी महिला थी जो परिवार के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी। फिर अब इनकम का सोर्स एक और इतने सारे लोग, तो देयर वाज अ प्रॉब्लम विद मनी। ऐसा कोई खाने जीने की प्रॉब्लम नहीं थी, बट आगे बढ़ने की प्रॉब्लम ज़रूर थी, इच्छाओं को पूरे करने की ज़रूर प्रॉब्लम थी। और ये सुनने को ज़रूर मिलता था कि अभी देखते हैं या बाद में होगा, फंड नहीं है। तो वो जो एक अभाव या बात थी, वो ये कहती थी कि जल्दी से जल्दी मैं बिज़नेस में आ जाऊँ। और सच्चाई ये है कि 12th करते करते ये इच्छा जागने लगी कि कहीं ना कहीं कुछ कर लिया जाए। और 12th के दौरान ही मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था, जनरल स्टोर में भी हाथ बटाता था। फिर मेरे बड़े भाई आ गए थे, वो जनरल स्टोर चलाते थे, उनके साथ मैं हाथ बटाता था, उसके साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाता था। और मेरे ट्यूशन पढ़ाने की एक विशेषता ये भी थी कि मुझे जो पैसे तो मिले ही मिले, साथ में 3 अच्छे ऐसे बच्चे पास हुए जो 3 साल से फेल हो रहे थे।
तो वो एक मैं कह सकता हूँ कि मेरी उस जीवन की एक अचीवमेंट रही कि ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स ने कहा कि भाई ये पास नहीं हो पा रहा, आप देख लो। ऐसा कोई मैं गोल्ड मेडलिस्ट नहीं था, ऐसा कोई मेरी बहुत बड़ी पढ़ाई लिखाई में अचीवमेंट नहीं थे, बट एक सिंसियरिटी लेवल था, एक समझ थी कि मैंने उन 3 बच्चों को पढ़ाया और भी बच्चों को पढ़ाया, बट वो 3 बच्चे मुझे इसलिए याद है कि वो ज़्यादा फेल होते थे। तो वो एक जर्नी थी जिसकी वजह से फिर ये था कि बिजनेस किया जाए समहाउ बिजनेस। एक क्वेश्चन इस पे बीच में मैं ऐड करूंगा कि व्यापार क्यों, नौकरी क्यों नहीं? मतलब वो जो दौर निकल के आया कि बच्चों को इंस्पायर किया जा रहा था कि आप नौकरी करिए, सुरक्षित करियर रहेगा, तो व्यापार की सोच कैसे घर पे घर वालों ने डेवलप करी या आपके माइंड में? नहीं, वो चूंकि जनरल स्टोर कर रहे थे तो कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा था कि नौकरी अलोन से काम नहीं बनेगा। तो जब नौकरी अलोन से काम नहीं बनेगा तो व्यापार हो रहा था। तो जब व्यापार हो रहा था तो व्यापार को बड़ा करो। और आज मैं एक भाषा बोलता हूँ, एक सेंटेंस कोट बोलता हूँ हमेशा कि नौकरी में क्या होता है, निश्चित होता है परंतु लिमिटेड होता है, और व्यवसाय में क्या होता है, निश्चित कुछ भी नहीं होता परंतु जो भी होता है अनलिमिटेड होता है। तो उस समय की चुनौतियां क्या थी? मतलब क्या क्या चीजें आपने फेस करी स्टार्टिंग के टाइम पर, फाइनेंस के अलावा? फाइनेंस के अलावा देखिए, हमने तो जो जीवन को बचपन से ही देखा ना, उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे ही देखा। उसका एक रीजन था बड़ा, मैं आपके इस शो के माध्यम से सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि मेरे को जब से अक्षर ज्ञान हुआ तब से मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, कि मैंने सेंटेंस बनाना अखबार से सीखा। तो अखबार पढ़ते रहने की वजह से बड़ी बड़ी हस्तियों के इंटरव्यू, देश दुनिया की खबरें, वो कहीं ना कहीं मुझे ये प्रेरित इनडायरेक्ट करती रही कि पूरा विश्व इंतज़ार कर रहा है, आप आगे आइए, एक बड़ा अवसर इंतज़ार कर रहा है। तो हम लोग इस तरफ बढ़े कि बिज़नेस करना है। फिर ये हुआ कि बिज़नेस क्या करना है। उस समय कंप्यूटर का युग था, डेटा एंट्री का काम चला करता था, नया नया आया था, सब OMR सीट भरी जाती थी, उसमें टिक होते थे और 15 पैसे के हिसाब से डेटा मिलता था। मतलब 15 पैसे पर डेटा एंट्री के पैसे मिलते थे। और मैं बड़ा भाग्यवान रहा इस मामले में भी कि लोग बिज़नेस शुरू करते उनके पास काम नहीं होता। मैंने पहले 2 कंप्यूटर खरीदे और जब कंप्यूटर लेके आया हूँ तो उससे पहले मेरे पास काम था, क्योंकि मेरी जो मार्केटिंग स्किल थी वो कहीं ना कहीं शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर रही। तो द डे 1 जब कंप्यूटर खरीदा उस दिन था। तो इस तरह से बिज़नेस में आया और थोड़ी बहुत समझ जरूर डेवलप हो गई थी कन्वेंशनल बिजनेस के साथ आगे बिजनेस क्या होने वाला है। उसका रीज़न था अखबार वॉज द मेन सोर्स जिसकी वजह से जानकारी मिलती थी कि दुकान में बैठते थे। अब ये भी मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप कहीं रहते हैं तो कैसे अपने को अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। तो दुकान में बैठने के साथ साथ अखबार आया तो अखबार को ढंग से पढ़ लिया, तो उससे नॉलेज भी इंटेक हो गई। तो उस काम के साथ साथ सीखने की जो प्रवृत्ति थी वो बचपन से ही कहीं ना कहीं चलती रही। बस एक काम मैं और करता था, वो भी अक्सर लोग कहते हैं अपने इरादों को छुपा लेना चाहिए, मैं कहता हूँ अपने इरादों को चिल्ला के बता देना चाहिए। कि जब आप चिल्ला को बता देते हैं, जैसे आज भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, तो आपके ऊपर एक और प्रेशर आ जाएगा, उनसे कहा था इसको सच साबित करना है। जैसा कि हमारे रतन टाटा जी भी, ये उनके बहुत सारे कोट लिखे दिखते हैं कि मैं डिसीजन लेता हूँ फिर उसको सही साबित करता हूँ। और इस बात को मैं और जोर दे के ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी डिसीजन रॉन्ग या राइट नहीं होता। जब हम उसमें कर्मठता का पुट देते हैं तो वो राइट हो जाता है, जब हम उसमें अकर्मठता का पुट देते हैं तो वो रॉन्ग हो जाता है। सर 2 कंप्यूटर जो आपने मेंशन करे, वो 2 कंप्यूटर से जर्नी शुरू हुई, किस तरीके से आप उसको आगे इवॉल्व करते गए? वो बड़ी चमत्कारिक जर्नी थी। वी स्टार्टेड विद डेटा एंट्री। 15 पैसे के हिसाब से डेटा हम लोग फीड करके देते थे, उसके बाद हमें उसके पैसे मिलते थे। फिर क्या हुआ कि डेटा एंट्री का काम ख़त्म हो गया। उस समय जोरों पे आ गया था कंप्यूटर पढ़ाने का, कंप्यूटर सिखाने का। ये बात कर सीखा कहीं से? मैंने सीखा, ये जर्नी भी उसी से जुड़ी हुई है कि जो लाइफ चेंजिंग मोमेंट की अगर हम बात करें, वो मोमेंट यहीं से रहा कि 12th किया, फिर ग्रेजुएशन करते रहे। उस दौरान बिजनेस की चलती रहेगी, कुछ दुकान खोल लें, कोई जूते की दुकान खोल लें, कुछ कर लें, बट आई वॉज नॉट हैप्पी विद कि नहीं ये कन्वेंशनल, मुझे बिजनेस करना था, मुझे दुकान नहीं चलानी थी। और मैं आज इस चैनल आपके इस शो के माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ, ये भी डिफरेंस लोगों को नहीं पता कि आइदर यू आर रनिंग अ बिजनेस और डूइंग अ जॉब, डूइंग अ शॉप, रनिंग अ शॉप।
ये भी डिफरेंस आदमी को समझना चाहिए। तो मेरे मन में बिजनेसमैन बनना ही था कि मुझे बिजनेस ही करना है, क्योंकि हमेशा ये प्रवृत्ति रही। मैं एक और आज खुलासा कर दूं कि मैं केपी इंटर कॉलेज में 11-12 में क्रिकेट का नॉन प्लेइंग कैप्टन था। नॉन प्लेइंग कैप्टन मतलब मैं आखिरी में उतरता था, कोई नहीं बचता था। तो ये एक लीडरशिप की क्वालिटी थी कि नहीं, कैप्टन तो मैं ही हूँ, ठीक है, प्लेयर को सेट करना, उनको खिलाना है, क्या करना है वो ठीक है। तो एक लीडरशिप मैं हमेशा से जूनियर हाई स्कूल में, जहाँ मैं सरकारी स्कूल में राजकीय सोदा आदर्श विद्यालय में पढ़ता था, 15 पैसे फीस और 8 रुपए वजीफा, वहाँ पे मैं ही कैप्टन था। बट खेलने सबसे बाद उतरता था। मेरा हाईएस्ट स्कोर जो है 20 रन का था है अब तक का कैप्टन एज ए कैप्टन। तो 20 रन से ज़्यादा कभी नहीं बन पाए, लेकिन इसको मैं आपकी आगे की जर्नी में शेयर करूंगा कि इसको कंपनसेट कैसे किया मैंने। क्योंकि मेरी जर्नी, अगर पूरी जर्नी अगर आप देखेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट की जर्नी है। कुछ भी कहीं छूट गया ना तो उसको छूटने नहीं दिया, आगे पूरा किया। तो उस समय बड़ी इच्छा थी, बहुत ट्रेंड होता है हमारे यहाँ कि बीटेक कर लो, जैसे आजकल हमारे यहाँ बच्चों में लॉ कर लो, ऐसा ट्रेंड चल रहा है ना, या एमबीए कर लो। तो उस समय बीटेक का बड़ा क्रेज था। तो संभव हमको हमारे एडमिशन नहीं मिला, नहीं कर पाए पेड अप पे। पिताजी, चूँकि आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि पेड में हम लोग करा पाते, तो वहीं की वहीं कहानी खत्म हुई। ग्रेजुएशन हुआ, हाँ एक अच्छी चीज़ हुई इस दौरान, उसकी भी फीस नहीं मिल पाई। ये यूनाइटेड से हमने पीजीडीबीए किया, और वहीं वो एक टर्निंग पॉइंट वहाँ से आया कि पीजीडीबीए किया, मात्र 2400 रुपये उसकी फीस थी। 2 सेमेस्टर की तो किसी तरह से पिताजी से मिली, तीसरे में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, नहीं मिलेंगे। 2400 रुपये, और क्या रहा होगा, 95 की बात है, तकरीबन 30 साल पहले की बात करेंगे हम लोग। कम से कम आज का 50,000 कम, ज़्यादा 2400। अरे 3 साल में पैसे डबल होते हैं, जोड़ते जोड़ते ये करोड़ हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में तो डालिए। समझ गए। तो वहाँ पे जब पीजीडीबीए किया तो उसमें क्या एक एडवांटेज था, पहला कोर्स वो लेके आए थे, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो वहाँ पे पहली बार कंप्यूटर से परिचय हुआ। फिर हमारे एक मित्र थे मनोज श्रीवास्तव, बाद में माइक्रोसॉफ्ट में उन्होंने ज्वाइन किया, तो उनके साथ ही हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट की थी। फ्रेंड्स कंप्यूटर पहली फर्म का नाम था हमारा। तो 2 फ्रेंड ने शुरू किए थे, तो फ्रेंड्स कंप्यूटर्स का नाम था। और फिर एक इंटरेस्टिंग मोड़ आया। पहले तो हम लोगों ने डेटा एंट्री करी, यहीं मोतीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज के डॉक्टर्स की ला के थीसिस हम लोगों ने कंपाइल करी, वो बनवा के दी। मैं मार्केटिंग करता था, वो टाइपिंग करता था। फिर उसके बाद कंप्यूटर ख़राब हो गया, ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कंप्यूटर। और मैंने बताया कि मेरे ज़्यादातर जितने भी आपदाएं आई वही सारे अवसर बन गई। आपदा में मोदी जी का मॉनिटर ख़राब हो गया। उस ज़माने में ना सर्विस सेंटर होते थे, ना कोई सुनवाई होती थी, ना टेलीफोन होते थे, ना पेजर, ना एसएमएस। सब धीरे धीरे आने की प्रक्रिया में थे, बट सामान्य स्थिति में नहीं थे। अगर आपको फ़ोन करना है तो वही घंटी वाले फ़ोन से आपको फ़ोन करना होता था। पहला नंबर 440979 था, और उसी के 979 को आज तक मैं लेके टहल रहा हूँ। जो 979 मेरी गाड़ियों में मेरे नंबर्स में है, तो उसके पीछे उसका रीजन है वो 979 पहले से चला आ रहा है। तो मॉनिटर ख़राब होना जो है एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसको सर्विस सेंटर के लिए मॉनिटर, अब रोज़ उससे पूछने जाते थे हीरो बुक लेके कि भैया बना, नहीं भैया अभी तो नहीं बना। फिर उस ज़माने में सब चीज़ें बिना बिल के आया करती थी। हम लोग पहले व्यक्ति थे जो इस शहर में बिल पे माल देना शुरू किए, स्टॉक रखना शुरू करे। ये एक और अचीवमेंट कह सकते हैं हमारा, या हमारे लिए एक बड़ा अवसर था जनपद प्रयागराज में अपने आप को स्थापित करने का, कि ना यहाँ पे कंप्यूटर की डिलीवरी का जो स्टेटस था, जो 2 कंप्यूटर हमने लिए थे, 60 दिन लग गए थे, एक को एडवांस दिए हुए नहीं मिला। बाद में हमारे कस्टमर बने, आज भी हमारे अच्छे मित्र हैं और अच्छे वो है कस्टमर हैं। फिर हमने किसी और को एडवांस दिया, उसने भी 10 से 15 दिन बाद दिया। तो ये नोटिस आई बात कि लोग यहाँ पे बदतमीजी से बात करते हैं। एक घटना मैं ज़रूर और शेयर करना चाहूँगा, ये बड़ी लर्निंग है बिजनेस में सभी के लिए। एक व्यक्ति के पास 2 व्यक्ति, और दोनों ही फेल हुए बिजनेस में बुरी तरह। 55,000 रुपये का एक प्रिंटर आता था जब हम लोगों ने डेटा एंट्री प्रिंटिंग का काम कर रहे थे। उस दौरान मैं एक के पास गया, रात में पूछे तो बोला ठीक है मिल जाएगा, दिल्ली से आएगा, ये है वो है, 15 दिन लगेंगे, और फिर अगले दिन दाम बढ़ा दिया उसने। और एक व्यक्ति के यहाँ और गए, उस ज़माने में
मैं नाम तो शो पे नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बड़े पार्टनर हुआ करते थे। HP और SCL के साथ मिलके काम होता था और HP SCL के प्रिंटर आते थे। HP के प्रिंटर शायद SCL मार्केटिंग किया करती थी, ऐसा कुछ था। 53,000 का प्रिंटर तकरीबन 96-97 की बात है। आप समझ सकते हैं कि कितना महंगा प्रिंटर हुआ। 1997। हाँ जी, 1997। उस आदमी ने बहुत ही बदतमीजी से बात करी, तुम तड़ाक करके बात करी। एक तरफ आप कस्टमर को भगवान कहते हो, भले हम बच्चे थे, हमारी एज क्या रही होगी 20 साल के आसपास, लेकिन हम कस्टमर थे। वो बात मुझे बड़ी पिंच करी और मैं आपके शो के माध्यम से ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमारी पहचान, हमारे व्यक्तित्व, सब कुछ हमारे बोलने से है, हमारी वाणी से है। हम कैसे अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, चाहे आप एंकरिंग कर रहे हैं, चाहे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चाहे आप शॉप पे बैठे हुए हैं, लेकिन आपका बातचीत का तरीका बेहतर होना चाहिए। और इसीलिए हमारे यहाँ हर दुकान में जनरली लिखा होता है कि कस्टमर भगवान होता है, और भगवान से कैसे ट्रीट करना ये मैं बताऊंगा किसी को, ये बात तो सूट नहीं करती। खैर, भगवान का प्रकोप हुआ और दोनों दुकानें बंद हुई। ये एक अफसोस की बात है, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग भी मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं आज, वो इस बात को समझें कि हमें विनम्रता का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे वो छोटा कस्टमर है, चाहे वो बड़ा कस्टमर है, चाहे वो खरीदे या ना खरीदे, चाहे उससे हमें फ़ायदा हो चाहे ना हो। तो ये जर्नी ऐसे ही चलती रही और फिर धीरे धीरे मॉनिटर ख़राब हुआ, और मॉनिटर जिसके यहाँ ख़राब हुआ वो विक्रेता था। हमारी हार्ड डिस्क में कुछ वो लग रहा था, किसी ने बोला कि बैड सेक्टर आ जाएंगे, ख़राब हो जाएगी, तब ऐसे ही चला करता था। तो मैंने उसको पहली हार्ड डिस्क बेची और तकरीबन साल भर तक हम लोग रोज़ ये सोचते थे कि 50 रुपये रोज़ कमा लें तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। और इस जर्नी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो दर्शकों को भी अच्छी लगेगी, आपको भी अच्छी लगेगी जानकर, और जो वो रूटीन आज भी मेंटेन है, डिफरेंस साधनों का आ गया है। पहले यहाँ से गंगा गोमती ट्रेन चलती है, जो कि प्रयागराज से प्रयाग स्टेशन से पॉलिटेक्निक के पास जो है, वहाँ से 6 बजे के आसपास लखनऊ जाती थी और 10 बजे पहुँचती थी, वापस से 10 साढ़े 10 पे आती थी। और हमारा जो डिलीवरी और पेमेंट कलेक्शन का टाइम था, जानते हैं मानसू भाई क्या था वो? क्या? रात में 10:30 से 12 के बीच में डिलीवरी देना, पेमेंट कलेक्ट करना, अगले दिन वापस फिर से सुबह 6 बजे ट्रेन पकड़ना और लखनऊ चले जाना। तो इस जर्नी में एक बात जो कहते हैं ना हमेशा कि भगवान भी उन्हीं के साथ देता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। और देवदूत चारों तरफ मिलते रहते हैं, एकदम भरे पड़े। लोग कहते हैं खराब लोग भरे पड़े, मैं कहता हूँ देवदूत भरे हुए हैं, अच्छे लोग हैं। हाँ, बस आप तो पूजा पद्धति में आइए, आप आस्था की रोशनी के साथ तो चलिए। तो और यहीं से स्टिक सिस्टम बना। हाँ, यहीं से फिर फ्रेंड्स कंप्यूटर का कन्वर्जन हुआ स्टिक सिस्टम में। जब उनको हार्ड डिस्क बेची तो अपने कंप्यूटर के लिए हार्ड डिस्क चाहिए थी, हार्ड डिस्क लेने के प्राइस डिफरेंस समझ में आया। फिर वो जो प्रिंटर 2 महान लोगों ने नहीं बेचा था, वो प्रिंटर लेने लखनऊ गए तो 3,000 का डिफरेंस समझ में आया। तो ये समझ में आया कि एक तो इलाहाबाद में माल नहीं मिलता, तो देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। अक्सर लोग क्या सोचते हैं, यहाँ माल नहीं मिलता तो खरीदता कौन होगा? खरीदने वाले तो है ही, अगर सामान बना है तो बिकता ही होगा। और टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर होते करते आज की डेट में कुछ भी बिजनेस आप सोचिए, कुछ भी सड़क से लेके हवाई जहाज तक चीज में इन्वॉल्व है ना, पेन से लेके कुछ भी करिए, एवरीथिंग, कुछ भी आप डिज़ाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, प्लान करते हैं, यू नीड अ कंप्यूटर। जैसा कि आप टैब लेके बैठे हुए हैं, नहीं पहले के ज़माने में लोगों कार्ड लेके तब क्वेश्चन पूछा करते थे। तो टेक्नोलॉजी एक एम्बेडेड पार्ट हो गया हमारी लाइफ का, और हम फॉर्चुनेट हैं कि इसमें सही टाइमिंग पे एंटर कर पाए। सर, बिजनेस हो गया, बिजनेस के बाद ये कैसे आया कि अब किताब लिखते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं? अब व्यापार तो बढ़िया चल रहा था, हाँ, तो फिर इसकी नीड कैसे आई? इसकी नीड ऐसे आई कि एक मैं कोट और बोलता हूँ कि जब लेना हो तो सबसे आखिरी पंक्ति में खड़े होइए, और जब देना हो सबसे पहली पंक्ति में खड़े होइए। तो मैं देने वाली पहली कतार में खड़ा होना चाहता हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। और देने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या दे सकते हैं? अपने फेलियर से, अपने संघर्ष से सीखी हुई चीज़ों को, जिससे कि जो आगे की पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, समकालीन लोग हैं, वो बेहतर हो सके। क्योंकि अब इसमें राष्ट्रवाद की बात आ जाती है कि जब एक एक व्यक्ति सक्षम होगा, बेहतर होगा, तभी एक
बेहतर राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा। तो पिताजी की वो जो बात थी, जिस तरह से उन्होंने देश को सपोर्ट किया, मैं भूखा रहने की तो नौबत नहीं, कभी आएगी तो देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो ये सोच है वो यही है कि मेकिंग इनेबलिंग पीपल, कि कैसे लोगों के अंदर उत्साह भरें, कैसे उनके अंदर एक बेहतर जीवन जीने की प्रक्रिया भरें, कैसे वो बेहतर रहें, जिससे कि जो हमारा देश 75 सालों से विकासशील देश की राह में खड़ा है वो विकसित राह देश बन पाए। तो जो भी छोटी मोटी मेरी यात्रा है, छोटा अनुभव है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ लोगों के साथ, यूट्यूब के माध्यम से, बुक के माध्यम से, आज आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि जो चीज़ें मैंने, तो मेरा उद्देश्य यही है कि हमारे देश के लोग सक्षम बने, इनेबल हों, जिससे कि उनकी रोशनी से हमारा संपूर्ण देश रोशन हो, फिर पूरा विश्व रोशन हो। वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। सर, खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं जब चैलेंजेस आते हैं, और जब इतनी लंबी जर्नी, इतने सारे चैलेंजेस आप फेस करके आए, तो मोटिवेशन कैसे, खुद का कैसे मेंटेन करा आपने? देखिए, जिस व्यक्ति ने अपने पिता को देखा हो 50 किलो का बोझा फाफा मुँह से पैदल लेके आते, और जिस व्यक्ति ने अपने पिता को देखा हो 4:30-5 बजे सुबह गंगा जी जरूर जाना है, वो जीवन पर्यंत गंगा स्नान करते थे रसूलाबाद घाट पे, तो डिसिप्लिन तो कहीं ना कहीं नसों में घुसा दिया गया था कि, और हार्ड वर्क के तो बात ही नहीं, जब इस तरह से देखा गया विरासत में। तो वो एक ऐसी ट्रेनिंग थी कि कभी भी संघर्ष हमेशा अवसर लगा, हर बात ये लगी कि ये लर्निंग है, ये एक अवसर है, क्योंकि उस समय जब ट्रेडिशनल बिजनेस सबको चुनना था, जूते की दुकान, जनरल स्टोर, अनाज का बिजनेस तो सारे अच्छे हैं, कोई बिजनेस ऐसा तो है नहीं, दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं जो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देता, हर बिजनेस प्रॉफिट देता है, लेकिन कौन सा बिजनेस आगे ज़्यादा बेहतर ग्रो करेगा, किस बिजनेस से लेके आप अपने साथ साथ तमाम सारे लोगों को जोड़ सकते हैं और देश की उन्नति भागीदार बन सकते हैं, बिजनेस चुनते समय इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो कभी भी संघर्ष को, कभी संघर्ष हमने माना नहीं, बस उसको कैसे अवसर में बदला जाए, यही मोटिवेशन रहा। लर्निंग सर क्या रही? कि मैं आपको एक छोटी घटना और बताता हूँ, वो मोटिवेशन और कहाँ से आता था कि चूंकि मैं जनरल स्टोर बैठता था, चाहे इवन स्थिति ये था कि बोर्ड का एग्जाम चल रहा है तो भी बैठना है, फिर भी अच्छे मार्क्स पाए हमने उन सारी चीज़ों के साथ। तो कहीं ना कहीं बचपन से ये बात हो गई कि भाई ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, काम को बोझ नहीं समझा, और अभावों को कभी ये नहीं समझा कि ये इसलिए हैं कि आप पीछे चले जाएं, अभाव को स्वभाव नहीं बनाया, अभाव को समझा कि इसको दूर किया जा सकता है, अपॉर्चुनिटी अवसर में कन्वर्ट किया। अच्छा सर, राइटर की जर्नी आपने शुरू करी, किताबें लिखी, उसके बाद एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी आप आए, अब आप ट्रेनिंग भी लोगों को दे रहे हैं, टाटा है, मारुति है, बड़े बड़े एसोसिएशंस हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज के बच्चे हैं, कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप जाके प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, तो ये जर्नी कैसे शुरू हुई एज अ राइटर के बाद? एक्चुअली राइटर और मोटिवेशन जर्नी ऑलमोस्ट सेम साथ ही चल रही हैं, क्योंकि जो यूट्यूब बनाते हैं फिर उन्हीं के आधार पर चैप्टर लिखते हैं। मेरी अगली बुक बी फ्री बी वेल्दी ऑन फ्लोर पर है और जल्दी आपके हाथ में आएगी जी। और पिछली वाई ऑर्डिनरी का रिवाइज एडिशन पे वर्किंग चल रही है, तो उम्मीद है कि अगले 6 महीने में आपको 2 बेहतरीन पुस्तकें पढ़ने को मिलेगी। हम अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं। हाँ, हिंदी अंग्रेजी दोनों में आएगी, पहली तो इंग्लिश में ही थी वाई ऑर्डिनरी। अच्छा भारत के लोगों से, भारत के पाठकों से अच्छा सपोर्ट मिला, कुछ ओवरसीज़ भी बिकी थी। अब आपने जहाँ तक सवाल किया कि कैसे मोटिवेट कर रहे हैं, ये कैसे हुआ, तो इसका उद्देश्य यही है कि कुछ कुछ लोगों की गड़बड़ियाँ हैं, विशेष तौर पर जैसे मैं बिजनेस में हूँ तो मैं समझता हूँ फंड और फंडामेंटल में लोग डिफरेंस नहीं समझते, और व्यक्तिगत लाइफ में यूज़ और यूटिलाइजेशन में डिफरेंस नहीं समझते, और स्टूडेंट कैरियर की संकल्पना को सही तरीके से नहीं करते, या अगर तीनों को निचोड़ लें, समय, टाइम इज़ मनी, एवरीवन सेइंग, और लेकिन सबसे ज़्यादा वेस्ट क्या करते हैं? पैसा वेस्ट करते तो किसी को ना देखा हमने आज तक, टाइम ही वेस्ट करते हैं जिसको कन्वर्ट होना था मनी में। तो टाइम इज़ वैल्यूएबल फॉर दोज हुज, टाइम किसके लिए मूल्यवान है? सिर्फ उस व्यक्ति के लिए जो टाइम में वैल्यू डालता है। टाइम तो शून्य है, अब आप उसके आगे 1 लगाएंगे कि 1 के साथ एक और शून्य लगाएंगे,
टाइम वो चीज़ है जो आपकी वैल्यू को बढ़ाने वाला है, बशर्ते कि आप टाइम के बगल में खड़े हो रहे हैं या टाइम को ढकेल दे रहे हैं। तो आज के इस सेशन के इस वीडियो में ये ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ, और मैं जो ये बातें कहीं भी जाके कर रहा हूँ, बिज़नेस का मैंने जो सेशन लिया अभी लखनऊ में, बहुत ही शानदार सेशन था, और उसको मैंने ऐड किया कि जो हमारा शरीर पंचतत्व से बना है, लोगों को अक्सर एक मिसकंसेप्शन है कि पैसे से पैसा कमाते हैं। दुनिया में रिकॉर्ड है 99% लॉटरी जीतने वाले लोग बहुत जल्दी वापस पुरानी उसी स्थिति में आ जाते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा बदतर स्थिति में आ जाते हैं। क्योंकि सबसे कठिन काम अगर संसार में कोई है तो वो है मनी मैनेजमेंट करना। मुझसे मेरे मित्र हैं, लोग हैं, पूछते हैं कि बड़ी दिक्कत चल रही पैसे की, जबकि सच्चाई ये है, हमारे भारत की एक और विशेषता है कि यहाँ पे आज भी लोग 3,000 में पूरा परिवार चला लेते हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं जो 3 लाख में महीना नहीं चला पाते। तो इसका मतलब वो 3 लाख वाले के अंदर प्रबंधन की कमी है, और 3,000 वाले के अंदर अपने सीमित संसाधन का बेहतर इस्तेमाल करने की आदत है। मैनेजमेंट की परिभाषा यही है, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इज नोन एज मैनेजमेंट। और दुर्भाग्य से सो कॉल्ड तमाम सारे MBA जिनकी 3 लाख 5 लाख सैलरी है, वो महीना नहीं पूरा कर पाते, क्रेडिट कार्ड के कर्जों से दबे रहते हैं, और वो 3,000 5,000 वाला जिसने कोई MBA नहीं किया है, वो अपना परिवार पूरे महीने बिना कर्जे के निपटा लेता है। हमारे यहाँ भी 100 लोगों की टीम है, हमारे यहाँ भी हर प्रकार के एम्प्लॉई हैं, किसी की ज़्यादा सैलरी, किसी की कम सैलरी। मैं तमाम उन्हीं में से वहीं से मोटिवेशन लेके आता हूँ कि कोई है जो कि हमारे यहाँ एक एम्प्लॉई हैं जिनकी तनख्वाह सिर्फ 10,000 रुपये, और 3 बेटियाँ, 3 की तीनों वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड। वहीं पे ऐसे भी हैं जो 50,000 रुपये पाते हैं और उनकी ज़रूरतें ही नहीं पूरी हो पा रही हैं। तो जो मोटिवेशनल जर्नी है, लोगों को कहीं ना कहीं सिखाने बताने की कोशिश करना, मानना ना मानना लोगों की चॉइस है, आज भी बता ही रहे हैं, अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग इसमें से समझेंगे, अपना जीवन बेहतर करेंगे, कुछ लोग जैसे समय को गंवा देते हैं वैसे इसमें कही हुई बातों को भी गंवा देंगे। तो इस कहने का आशय ये है कि समय के साथ खड़े हो जाएंगे तो वो 0 10 हो जाएगा, और समय को दूर हटा देंगे तो वो 0 है ही है और आप 1 ही रह जाएंगे। तो यही बात मैं अपने इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिफरेंस समझ जाएं यूज़ और यूटिलाइजेशन में। सर, जो नए बिजनेसमैन आ रहे हैं, जी, एक सवाल है मेरा कि नए बिजनेसमैन आ रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो कल्चर शुरू हुआ, काफ़ी टाइम हो गया उसको शुरू हुए, अब बहुत लोग इंस्पायर हो रहे हैं बिजनेस करने के लिए, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए मैसेज यही है कि बिज़नेस करने जब जाइए तो पहली बात तो जो पंचतत्व में मैंने बातें बताई, टाइमिंग, टीम, बिजनेस मॉडल, आइडिया, फंड्स सबसे आखिरी में आते हैं। 14% नीड होती है फंड्स की। आप सारी चीज़ों को जब मिक्स करेंगे, जब आपका बिजनेस, केवल आजकल के युवाओं में मैं देख रहा हूँ फंडिंग उठा लेने हैं। यार, पैसा लोन लेने के लिए या किसी भी तरीके का कर्जा लेने के लिए बिजनेस नहीं किया जाता। बिजनेस इसलिए किया जाता है कि आप अपने परिवार के लिए, अपनी टीम के लिए, और अंततोगत्वा देश के लिए, देश की GDP की बढ़ोतरी के लिए काम कर सके, ना कि आप कर्जा लेके डुबा के देश की GDP को गिराने का काम करें। तो युवाओं को ये बात समझनी पड़ेगी, फंड रेजिंग इज नॉट अ बिजनेस। बिजनेस आइडिया आपका अच्छा होना चाहिए, टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए। जैसे मेरा टाइमिंग सही था कि मैंने टाइमिंग, उस समय कंप्यूटर युग आ रहा था और हमने कंप्यूटर बिजनेस स्टार्ट किया, फिर बदलाव हम लोग करते रहे, सर्विलांस इंडस्ट्री में आए, तमाम प्रोडक्ट जोड़ते रहे, अपना ब्रांड सिक्योरनेट हम लोग लेके आए। तो ये लगातार परिवर्तन, नया नहीं तो कुछ नहीं, ये बात आदमी को समझना ज़रूरी है। और स्टार्टअप में ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। और ये जो वीडियो मैंने बनाया बिजनेस के पंचतत्व, वो इसी पे था कि बिजनेस में पैसा तो चाहिए, पैसा तो जीवन के हर क्षेत्र में चाहिए, लेकिन पैसे की रिक्वायरमेंट कब आती है ये समझना ज़रूरी है। तो युवाओं को मेरा यही संदेश है कि पैसे खूब मिल जाएंगे, लेकिन बाकी चारों चीज़ें जो हैं आपकी, उस पर पहले खूब मंथन करिए, वर्किंग करिए। पैसे तो अपने आप मिल जाएंगे, पैसा तो बह रहा है संसार में, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ज़रूरत सिर्फ है कि हम उसको कितना ग्रैब कर पाते हैं। सर, पर्सनल लाइफ और एज अ बिजनेसमैन वाली लाइफ कैसे बैलेंस करते हैं? ये आया सवाल बीच में। हाँ, नहीं, बिल्कुल आपका सही पूछना है हिमांशु। और एक्चुअली एक बात वो कहते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर निवास करता है। तो उसी तरह से व्यवस्थित व्यक्ति जो होता है ना, वही व्यवस्थित बिजनेस कर सकता है। अगर आपका जीवन व्यवस्थित है तो ही आपका बिजनेस मैनेज्ड होगा। जब बिजनेस मैनेज्ड है तो लाइफ अपने आप मैनेज्ड होगी। होता क्या है, लोग कहते हैं हम व्यस्त हैं, सच झूठ बोलते हैं, वो त्रस्त होते हैं।
बिकॉज उनके पास कोई प्लानिंग का सिस्टम नहीं है, वो जब जो आया हैव वे में काम करते हैं। दैट्स वाई फिर वो कहते हैं कि मैं परिवार को समय नहीं दे पा रहा हूँ, मैं वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने शरीर को समय नहीं दे पा रहा हूँ। तो सारी गड़बड़ी ये है कि ये जो 5 फंडामेंटल है ना, ये बिजनेस के सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं कि अगर आपने टीम बना लिया, टाइमिंग कर लिया, आइडिया कर लिया, आपका बिजनेस मॉडल अच्छा है, तो फंड्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जब सारी चीज़ें बैलेंस्ड होगी तो निश्चित रूप से आपका पारिवारिक जीवन भी बेहतर होगा। और आप देखते होंगे मेरे अपडेट्स में कि परिवार के लिए सफिशिएंट टाइम है मेरे पास, और मैं तो वो व्यक्ति हूँ जो कहता हूँ कि खाली हूँ एकदम काम के लिए। काम के लिए अब पढ़ा है, हमने कोट बहुत बार सुना है। सर इस तरीके से कोई एक अचीवमेंट जो आपको लगती हो कि शिव शंकर जी की एक जो अचीवमेंट है पूरी लाइफ की, अगर एक अचीवमेंट, बहुत सारी अचीवमेंट है, लिस्ट बहुत लंबी है, आपको अगर एक चुननी हो तो क्या चुननी? नहीं, आप लंबी लिस्ट आप समझते होंगे, दुनिया समझती होगी, हो सकता है मेरे टीम मेंबर समझते हों, हो सकता है मेरे परिवार के लोग समझते हों, लेकिन जो मेरी अब तक की कमाई है, व्यावसायिक जीवन की भी, व्यक्तिगत जीवन की भी, वो सिर्फ एक है, और वो है रिएक्टिव टू रिस्पॉन्सिव होना। रिएक्टिव, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करिए। आमतौर पे लोगों के अंदर एक प्रवृत्ति है जिसकी वजह से वो जीवन के हर क्षेत्र में या तो फेल हो जाते हैं, या तो तकलीफ का सामना करते हैं, या कई बार अपयश का भी सामना करना पड़ता है उनको। वो ये है कि अब आपने कुछ भी पूछा, उसका जवाब देना जरूरी है और तुरंत देना जरूरी है। जबकि सचिन तेंदुलकर क्या करते थे कि मैं नहीं, मेरा बल्ला बोलता है। ऐसे जितने भी लोग हुए हैं संसार में, उन्होंने यही कहा कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो रिस्पॉन्सिव होने की ज़रूरत है, रिएक्टिव नहीं। रिस्पॉन्सिव होइए, रिएक्टिव नहीं। रिस्पॉन्स में क्या है कि आप सोच समझकर विवेक के अनुसार या चीज़ों का जवाब देते हैं या कार्य करते हैं। जरूरी नहीं है कि हमसे तुरंत क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया तुरंत करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको समझ बूझकर आगा पीछा सोच के काम करें, और मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि ये समझ डेवलप हुई। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं बहुत रेयरली इरिटेट और गुस्सा होता हूँ, रेयरली, शायद होता ही नहीं हूँ। तो जब आप शांत रहेंगे तो आप जीत की मुद्रा में होंगे, और जब आप गर्म लोहे हो जाएंगे तो कोई भी आपको मोड़ देगा। ये बात समझने की ज़रूरत है। 27 साल की व्यापारिक जर्नी, 50 साल की जीवन की जर्नी, एक सेंटेंस में अगर आप कहें तो कैसे कहेंगे? कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग। और सर इन सारी चीज़ों के बीच में कुछ चीज़ें और हैं कि आप पढ़ते भी बहुत हैं, राइटर हैं, बोलना होता है, तो कौन कौन सी किताबें आपकी फेवरेट हैं और प्रेजेंट में कौन सी पढ़ रहे हैं? अभी मैं रॉबर्ट कियोसाकी की पढ़ रहा हूँ, 21st सेंचुरी बिजनेस, और उसकी कैश फ्लो मैंने मंगवाई हुई हैं। और मैं सबको बोलूँगा कि अगर आपने किताब नहीं भी पढ़ने की आदत है तो रिच डैड पुअर डैड ज़रूर पढ़ लीजिए। वो बिज़नेस की, या बिज़नेस से ज़्यादा सेल्फ फाइनेंशियल लिटरेसी की मेरी जानकारी में सबसे अच्छी बुक है। सर अभी आपने एक टर्म यूज़ किया फाइनेंशियल लिटरेसी, उस पर भी आप वीडियोस बनाते हैं कभी? जी। अगर उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करेंगे? फाइनेंशियल लिटरेसी दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट लिटरेसी है। दुर्भाग्य से एक मैं डेटा बता देता हूँ, इसको ज़रूर हाईलाइट करने की ज़रूरत है। जी। जितने लोग फिनेंस में इन्वॉल्व हैं, मतलब अकाउंट से रिलेटेड लोग अपने को कहते हैं कि मैं फाइनेंस का जानकार हूँ, बैंकर हैं, म्यूचुअल फंड के लोग हैं, अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, 97% लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं आती। ये एक अपर पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फाइनेंशियल लिटरेसी दुनिया के हर व्यक्ति को चाहिए, और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर होता है, लेकिन उसको ये तय करना होता है कि मेरी ज़रूरतें किससे पूरी होंगी और मेरी ख्वाहिशें किससे पूरी होंगी, और ज़रूरतों को पूरी करने के लिए मैंने पैसिव इनकम का कोई इंतज़ाम किया है कि नहीं किया है। क्योंकि आप काम तभी तक कर सकते हैं जब तक आपका शरीर साथ देगा, लेकिन आपका पैसा सोते जागते उठते बैठते आपका संसाधन, नॉट ओनली पैसा, यदि आपने एसेट क्रिएट करी है, क्योंकि पैसा जो आता है, फाइनेंशियल लिटरेसी का जो मूल मंत्र है वो एसेट क्रिएशन से आता है। जैसे कि आपका हेलो प्रयागराज है, ये 2-4-5 साल में एक बिजनेस क्रिएट हो जाएगा, देन इट विल बिकम एन एसेट। जब ये एसेट बन जाएगा तो इट विल ऑटोमेटिकली गिव मनी टू यू एंड योर चैनल, योर प्रमोटर्स। तो एसेट क्रिएशन लोग समझते नहीं हैं, लोग या तो खुद जुटे रहते हैं या अपने पैसे को कहीं पार्क करते रहते हैं। पैसे को काम पे लगाना, पैसे का प्रबंधन करना कि वो पैसा एसेट में कन्वर्ट हो और वो एसेट आपके लिए वापस से रिकरिंग इनकम जनरेट करे। कुल मिला के एसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आगे yes. के लिए।
सर इसी पे एक पॉइंट मेरा और है, लाइफ गोल और करियर गोल, ये दो अलग चीज़ें हैं। ये मैंने आपकी किसी पॉडकास्ट में ही सुना था, किसी स्पीच में सुना था, तो इसको थोड़ा सा हमारे नहीं, viewers ये को- बहुत अच्छा क्वेश्चन है हिमांशु, आपने पूछा, और मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आदमी के दिमाग में हो। ज़्यादातर लोग इसको डिफरेंशिएट इसको भी नहीं कर पाते। तो ये जो मेरा मोटिवेशन जर्नी है ना, वो यही है कि जिनसे भी जहाँ तक मैं पहुँच पाऊँगा, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, कि लाइफ गोल और कैरियर गोल को समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी भारतीय परंपरा में क्या कहा गया, सर्व मंगल मांगले, विश्व का कल्याण हो, है ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, यही हमारे यहाँ कहा गया। तो वहाँ पे विश्व का कल्याण हो, तो विश्व का कल्याण कब होगा, जब प्राणियों में सद्भावना होगी, प्राणियों में सद्भावना हो, है ना, विश्व का कल्याण हो। तो प्राणियों में सद्भावना कब होगी, जब उनका कोई जीवन का गोल होगा, जब कोई जीवन का उद्देश्य होगा। कि सिर्फ पैसा कमाना एक उद्देश्य है क्या? कैरियर गोल को भी क्या समझते हैं, पैसा कमाने का गोल। पैसा कितने दिन कमा सकते हैं, जितने दिन तक आपका शरीर चल रहा है। तो वहाँ पे मैंने बोला फाइनेंशियली लिटरेट होइए, यहाँ पे बोलिए कि ह्यूमन बनिए, बीइंग ह्यूमन। हाँ, भारतीय भाई कुछ भी नई बातें नहीं है, ये बचपन से हर कथा में बताया गया। लेकिन वहाँ क्या करते हैं, हम दर्शक के भाव से चले जाते हैं, भक्त के भाव से जाते ही नहीं कि हम कुछ वहाँ से ले आए। विश्व को हमेशा से बेहतर संदेश भारत ने ही दिया और आगे भी देगा। उस संदेश को हम अपने अंदर समाहित करें और इस बात से बात करें कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, अधर्म की हार हो, धर्म की जीत हो, है ना। और धर्म क्या है, जो लोगों को लोगों से जोड़े, जैसा कि आप मुझे मिले और मैं लोगों से जुड़ रहा हूँ आज आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से, है ना। तो हेलो प्रयागराज को बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं कि आपका चैनल खूब बढ़े और आप अपने कैरियर गोल और लाइफ गोल को डिफरेंशिएट कर पाएँ, है ना। तो कैरियर गोल तो भाई, कैरियर गोल ऑब्वियसली ये है कि आपने फाइनेंशियली क्या अचीवमेंट किया, है ना, या और व्यक्तिगत गोल ये है कि भाई मान लीजिए हम लोग रामदल करवाते हैं, समाज की उन्नति के लिए क्या, एकमात्र मेला जहाँ 1.5 लाख 2 लाख लोग आते हैं, कोई कंधा नहीं रगड़ता, इतना व्यवस्थित मेला होता है। हाँ, ये सवाल था मेरा कि अब ये जर्नी पे बात कर ली हमने, सारी जर्नी पे अभी 2 जर्नी रह गई हैं आपकी, उसको भी शॉर्ट पे ख़त्म करेंगे कि ये सोशल कॉज, सिविल लाइंस व्यापार मंडल के महामंत्री के तौर पर, और दूसरी हम देखते हैं कि स्पोर्ट्समैन की भी एक पर्सनालिटी है आप में, आप इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं, तो वो कैसे शुरू हुआ, इसको भी थोड़ा सा देखिए। मैंने बताया मैं कुछ मिस नहीं करता। हाँ। तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि मैं नहीं खेल पाया, मैंने नॉन प्लेइंग कैप्टन था। फिर मेरे अपने घर में 2 भतीजों को इंटरनेशनल प्लेयर बनाया हमने। हाँ। तो टीटी के बड़े प्लेयर बने, आज भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, और वो लोग जो है अपने कैरियर में अच्छा कर रहे हैं। दे बिकेम अ प्लेयर, फुल फ्लेजेड प्लेयर। फिर मेरा भांजा है, वो भी टीटी प्लेयर, नेशनल प्लेयर बना, एंड ही गॉट द जॉब खेल की वजह से। तो अक्सर जो लोग कहते हैं ना, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये थ्योरी बड़ी गलत है, इसको जरा समझने की जरूरत है। इस बार ओलंपिक्स वगैरह में तो दिखाया लोगों ने, खूब दिखाया। नहीं, देखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और खेल तो जाने क्या क्या चीज़ें सिखाता है। खेल ही वो चीज़ है जो सेकंड के 100वें हिस्से में आपको निर्णय लेने की क्षमता बताती है, हारने पर सीखने की आदत बताती है। खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, खेलना और पढ़ना। अगर आज के इस पॉडकास्ट में अगर 2 बात कहना चाहूँ मैं, तो यही कहना चाहूँगी, जीवन में यदि आप खेल और पढ़ाई से जुड़े रहेंगे तो ना आप बूढ़े होंगे, ना आप टेक्नोलॉजी में पीछे होंगे, ना आप समाज में पीछे होंगे, ना आपको किसी प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़ेगा, डिप्रेशन में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि किताबें आपकी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। आपकी स्पोर्ट्समैन वाली जर्नी जो है, तो मेरी स्पोर्ट्समैन वाली जर्नी में क्या था कि वो तो छूट गया था। बचपन में कहाँ से बल्ला और बॉल खरीदने के पैसे थे, फीस देने के तो पैसे नहीं थे, तो कहाँ से होता। तो 38 इयर्स की एज में मैंने टेनिस का रैकेट उठाया, क्योंकि टेनिस मुझे बड़ा फैसिनेट करता था और एक बड़ा खेल समझा जाता था। और धोनी भी उस समय ही आए थे कि जो नॉन टेक्निकल, जिसकी कोई तकनीक नहीं, लोग कहते थे कि पता नहीं कैसे मारते हैं। मैं भी टेनिस खेलता हूँ तो लोग देखते हैं ये कौन सा शॉट है, कहते तो किताब में है ही नहीं, ऐसे ऐसे शॉट डेवलप हो गए, क्योंकि जो जैसे ग्रिप पकड़ाते थे मैं तो आदमी नहीं पकड़ पाता हूँ उसको, लेकिन हाँ जब शॉट देखने के लिए लोग खड़े रहते हैं। तो ये चीज़ थी कि छूटना नहीं चाहिए। तब बच्चों को बनाया, भतीजों को बनाया, चीज़ों को किया, अपने आप को सेटल डाउन किया, जिससे कि पैसा आड़े ना आए। बीच में ताइक्वांडो भी मैंने सीखा था, 2 साल की एक वो भी जर्नी थी, उसमें ग्रीन 1 बेल्ट तक गए थे।
ब्लैक बेल्ट इसलिए नहीं हो पाया कि चोट लग गई थी। तो खेल, मेरा मानना है कि जीवन का अभिन्न अंग है। खेल और पढ़ाई से जुड़े रहने से आप कभी भी उम्र की छाया आप पर नहीं पड़ेगी। और हम लोग तो इंटरनेशनल, अभी ITF में जल्दी ही खेल के आया हूँ, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का, तो उसमें 75 साल आयु वर्ग में भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं टेनिस के। तो खेल और पढ़ाई एक बड़ी जर्नी है। इससे मेरा सभी को, क्योंकि हमारी सत्ता हमारे शरीर के आगे पीछे नहीं है, इस गलत फहमी में बिल्कुल ना रहे। कोरोना अभी जल्दी बीता है, सबको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारी सत्ता हमारे शरीर से आगे पीछे नहीं है। तो इसलिए शरीर फिट रहेगा तभी आप कुछ भी आगे समाज को दे पाएंगे, अपने आप को दे पाएंगे। ज़रूरी है कि आप नहीं, खेलना जरूरी नहीं कि आप कुछ ना कुछ अपने शारीरिक एक्टिविटी जरूर करिए, आइडियल मत पड़े, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहिए। सर अब बात है दुनिया का सबसे सुप्रसिद्ध दशहरा प्रयागराज, यानी हमारे शहर का, आपके शहर हमारे शहर का, और उसका सबसे बड़ा जो रामदल है, कई हर मोहल्लों का अलग अलग निकलता है, बड़ा अच्छा कल्चर है दशहरे का। सिविल लाइंस का दशहरा पूरे दशहरे से अलग है, उसके आप महामंत्री हैं जी। तो ये कैसे प्रबंधन शुरू हुआ? ये टीम मैनेजमेंट की बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और कैसे आप लोग करते हैं, आप अपनी पूरी टीम के साथ कैसे करते हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी श्रद्धा भाव से करते हैं। प्रभु राम की सवारी निकलती है, और इसके पीछे एक चीज़ और हम समझते हैं कि पूरे भारत में 2 ही जगह दशहरा होता है। तो हम बड़े फॉर्चुनेट हैं कि हम प्रयागराज वासी हैं। प्रयागराज में जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ प्रयागराज है, तो उसी में से एक है दशहरा। और मैं बहुत ही, प्रभु राम की कृपा है मेरे ऊपर कि मैं एक ऐसे आयोजन का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। और हम लोग, चूँकि मैं विशेष तौर पे इस बात में बिलीव करता हूँ, यही बात सीखी प्रबंधन के उस कोर्स से मैंने। कालांतर में तो मैंने MBA भी किया, हार्वर्ड से भी मैंने डिप्लोमा लिया, IIM से भी कोर्सेज किए। तो जो प्रबंधन सीखा कि न्यूनतम संसाधनों का अधिकतम उपयोग प्रबंधन होता है। तो मेले में, सिविल लाइंस का मेला विशेष तौर पे सबसे बड़ा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सबसे व्यवस्थित मेला यही है, जहाँ पे कोई कंधा नहीं लड़ता आपस में, और लाखों लाख लोग आते जाते हैं, जिसके पूरा जनपद जो है साक्षी है। खुद थे इस बार से। हाँ, और इधर 2 सालों से हम लोगों ने वहाँ पे सुभाष चौराहे पर गंगा आरती भी शुरू कराई, भव्यता देने के लिए, कि जो गंगा आरती हमारे गंगा के किनारे होती है, गंगा के तट पे होती है, वाराणसी में होती है, वो हमने प्रयागराज में शुरू कराई। तो एक जुनून है कि लोगों को अच्छा महसूस कराएं, उनको सनातन से जोड़ें, सनातन वैभव के हम लोग कहीं ना कहीं संचालन में अपना योगदान दे पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा मोटिवेशन रहता है इस मेले को आयोजित करने का, और सकुशल संपन्न हो रहा है। करीबन 20 सालों से तो मैं हूँ इस दल को चलवाने में, अपना सहयोग देने में, और मेरे साथ पूरी टीम रहती है सिविल लाइंस की। और हम लोग कर इसीलिए पाते हैं कि यहाँ पर टीम की भावना बहुत ज़्यादा है। और टीम को लेके मैं ये कहता हूँ कि अभी रतन टाटा जी की बात इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जल्दी ही उनका निधन हुआ, और पूरा देश और पूरी दुनिया उनके लिए शोकाकुल है। हमारे लिए तो एकदम प्रातःस्मरणीय है कि व्यावसायिक दुनिया से ज़्यादा व्यक्तित्व जो उनका था, इंसान होने के जो जज्बा उनके अंदर था, उसकी मिसाल दुनिया में दोबारा मिलना बहुत ही कठिन है। तो एक बात कहते थे कि अगर तेज़ चलना है तो अकेले चलो, और दूर तक चलना है तो साथ चलो। तो ये भावना हमारे सिविल लाइंस व्यापार मंडल में, सिविल लाइंस के रामदल में, और भी संस्थानों में हम जहाँ जुड़े हैं, कोशिश करते हैं कि टीम की इस भावना को जोड़ें। और टीम की वजह से हम लोग कोई भी आयोजन को बहुत बेहतर ढंग से कर पाते हैं, है ना। तो टीम को हम एक लाइन में इस तरह से समेट सकते हैं कि टुगेदर वी आर एवरीथिंग, अलोन वी आर नथिंग। सर 2-4 पर्सनल सवाल है मेरे। हम शहर तक आ ही गए हैं, रामदल तक, दशहरे तक आ गए, वो 2-4 जगह मुझे बताइए जो आप मिस करते हैं, अब जा नहीं पाते हैं। देखिए, एक तो किस्सा बहुत ही अच्छा है, और कई बार इसको डेस्टिनी भी कहते हैं, कि जब साधन संसाधन कोई नहीं था, बाउंड थे पैदल जाने के लिए गल्ला बाजार से संगम, शायद अर्धकुंभ वगैरह रहा होगा, क्योंकि भीड़ बहुत थी, गठरी लेके सब लोग, मतलब बहुत छोटे थे, शायद 7-8 साल के, और बार बार पिताजी से कहते रहे कि रिक्शा कर लो, बोले नहीं नहीं अरे थोड़ी दूर है चलो। तब अक्षय वट हुआ पाए थे, लेकिन होश में अक्षय वट नहीं जा पाए। तो वो एक दिक्कत है, देखते हैं कब जा पाते हैं, भगवान बुलाएंगे। तो अक्षय वट नहीं पहुंच पा रहे हैं। और सर खाने पीने की बात, देखिए, अगर आप प्रयागराज में हैं और लोकनाथ की बात ना हो तो सब बेकार है ना। लोकनाथ, कहीं और भी चीज़ें आगे बढ़ गई, लेकिन इलाहाबाद की जो चीज़ें हैं, जैसे खस्ता दमालू यहाँ का है, यहाँ की चाट फुल्की है,
है ना। समोसा भले दूसरे देश से आया होगा, लेकिन जो उसका भारतीय संस्करण है, जो प्रयागराज का संस्करण है, उसका कोई मुकाबला नहीं। विशेष तौर पे हरी के जो छोटे वाले मसाले वाले समोसे मिलते हैं, उसकी रेसिपी का कोई मुकाबला ही नहीं है। मुकाबला ही नहीं। तो खाने पीने, दही जलेबी अपने यहाँ की, तो सुबह जाइए चौक साइड में तो देखिए क्या आनंद है। ये अलग बात है कि अब आदमी स्वास्थ्य के प्रति कॉन्शियस हो रहा है, तो थोड़ा कम सेवन होता है, परंतु स्वाद तो वही है। सर चलते चलते एक मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहें हमारे लास्ट में, अगर कोई एक बात और कहनी हो तो क्या? लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा, मैं एक सर्वसिद्धि महामंत्र सभी के साथ अपने हर सेशन में सबसे पहले शुरू करता हूँ, आपके साथ जाते जाते कर रहा हूँ कि ये 3 हर व्यक्ति जीवन में ढूंढ रहा है कि कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ जादू हो जाए। आजकल नए चमत्कार हो रहे हैं, 99 रुपीज़ में वेबिनार दिखा रहे हैं कि मेरा वेबिनार ज्वाइन करो सब बदल जाएगा। अरे जब आप नहीं बदलोगे तो बदले कैसे भाई? तो आपको बदलने के लिए मैं आपको 3 महामंत्र, वैसे तो यूट्यूब पे भी पढ़े हुए, फिर बता रहा हूँ कि पहला महामंत्र आप भी मेरे साथ बोलेंगे। चलिए, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। दुनिया को जीतने के लिए खुद को जीतना पड़ता है। दुनिया को जीतने के लिए खुद को जीतना पड़ता है। तीसरा, मेरा मुकाबला खुद से है, किसी और से नहीं। मेरा मुकाबला खुद से है, किसी और से नहीं। तो कुल मिलाकर ये बातें जो शिवशंकर सर से हमने आज सीखी, और मैं बहुत एक्साइटेड था ये जानने के लिए कि जर्नी कैसे शुरू हुई और एक जर्नी में इतने सारे चैप्टर कैसे ऐड हुए। तो ये कुल मिला के समराइज जर्नी थी। आगे फिर से किसी एपिसोड में मिलेंगे, तमाम सारी बातें करेंगे। जो भी सवाल हो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे, उसके पर्सनली जवाब हम सर से पूछ कर आप तक पहुंचा देंगे, या उनके आप इंस्टा हैंडल फेसबुक पर या यूट्यूब पर जाकर भी आप, या उनके मेल पर भी आप पूछ सकते हैं। कुल मिलाकर स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कुल अपने से आपका कंपटीशन खुद से है, उसको अचीव करते रहिए। धन्यवाद।